So today we are going to discuss zeroth law of thermodynamics. देखिए अभी तक हम जो भी स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसा होती है। तो कोई भी लॉ लिखी जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ होती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो जीरोथ लॉ आ रही है सबसे पहले। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ लिखी गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया गया कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पर बनाई गई। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स ये बताती हैं कि 100% एफिशिएंसी का सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। 100% एफिशिएंसी का सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ में एनर्जी कंजर्वेशन को बताया गया और सेकंड लॉ के अंदर बताया गया कि 100% एफिशिएंसी का सिस्टम पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में ये नहीं बताया गया कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए अब जो लॉ बनाई गई उसको नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले फर्स्ट लॉ बनी, सेकंड लॉ बनी, उसके बाद में हीट एनर्जी के ट्रांसफर को बताया गया। और हीट एनर्जी का ट्रांसफर अगर बताया गया तो उसको लॉ को क्या नाम दिया गया है? उस लॉ को नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा ना, एनर्जी किस तरफ ट्रांसफर होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ इसको भी बताएगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को स्टडी करेंगे, फिर स्टडी करेंगे सिस्टम्स को। और ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं होगा जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। सो दैट वाज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या लॉ है। व्हेन टू थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स when two thermodynamical systems A and B are in thermal equilibrium, are separately in thermal equilibrium with a third thermodynamical system with a third thermodynamic system C. Then the systems A and B are in the thermal equilibrium. Then the systems A and B are in thermal equilibrium with each other also. Thermal equilibrium with each other also. So this is the zeroth law of thermodynamics. अब ये स्टेटमेंट कैसे समझी जा सकती है, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या डायग्राम होगा इसका। सबसे पहली बात, हमने दो सिस्टम्स को दिखाना है। कौन कौन सिस्टम? ए और बी, और एक तीसरा सिस्टम दिखाना है, सी सिस्टम। तो फर्स्ट केस में मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये जो सिस्टम सी है, दिस इज द सिस्टम सी, और इसके साथ में दो सिस्टम मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। ये पहला सिस्टम है ए, और यहां पर हमने ये दूसरा सिस्टम बना रखे है सिस्टम बी। अब इनका कनेक्शन किस तरह से करना है वो कनेक्शन समझिए। सबसे पहले देखिए, ए सी के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, बी सी के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। तो हमने क्या किया, यहां पर कंडक्टिंग वॉल्स को लगाया। ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में जो वॉल लगा रखी है, दैट वॉल इज कंडक्टिंग वॉल। सो दिस इज द कंडक्टिंग वॉल। और ए और बी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करें, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया
और वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करेगा? तो आंसर है इंसुलेटिंग मटेरियल काम करेगा एडियाबैटिक वॉल का। सो दिस इज द एडियाबैटिक वॉल। तो ये एडियाबैटिक वॉल है इसमें। अब देखिए हीट एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा। तो इस डायग्राम में ये ऑब्जर्वेशन रहती है कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, ये जो ए है इसका टेम्परेचर है टी ए, सिस्टम बी जो है उसका टेम्परेचर है टी बी, और सिस्टम जो सी है उसका टेम्परेचर है टी सी। अब एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये जो सिस्टम ए है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो सिस्टम बी है वो है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और सिस्टम जो बी है सी जो है 40 डिग्री पर है, और सिस्टम बी जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज एट द 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी? तो आंसर है हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो इस सारे अरेंजमेंट में ऑब्जर्वेशन ये रहती है, पहली ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि सिस्टम ए का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सिस्टम ए का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये अपनी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा कौन से सिस्टम में? तो आंसर है सिस्टम सी के अंदर। ठीक है, तो इसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है, और यहां से एनर्जी कौन से सिस्टम में जा रही है? यहां से एनर्जी सिस्टम सी में जा रही है, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है कि ये जो सिस्टम बी है इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम सी हायर टेम्परेचर पर है और बीच में कंडक्टिंग वॉल है, तो यहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफर होकर के सिस्टम बी में आ सकती है। तो अब ये ट्रांसफर होता रहता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसका इंक्रीज होता है, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, इसका टेम्परेचर साथ साथ डिक्रीज भी होगा। कुछ एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी यहाँ पर रेडिएट करेगा। तो अल्टीमेटली एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन को मैं लिखता हूँ। तो ऐसा ट्रांसफर चलता रहा ए से सी में, सी से बी में, और फाइनली लास्ट में जाकर के इन तीनों सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो चुका है? इन तीनों सिस्टम का टेम्परेचर हो चुका है 50 डिग्री सेल्सियस। जब तीनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो हम देखते हैं कि अब हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा। हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इनके जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो चुके हैं, अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने बोला कि ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा गया, A and B are separately in thermal equilibrium with the third thermodynamical system C. A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और C B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो A और B दोनों C के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि A और B भी फिर किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा? इसका टेस्ट करने के लिए हमें इन वॉल्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब सेकेंड डायग्राम में देखिए, सेकेंड डायग्राम में ये सिस्टम सी है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और इधर हमने बनाया सिस्टम ए, इसका टेम्परेचर भी कितना हो चुका है? इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और ये सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने वॉल्स को चेंज कर दिया, यहाँ पर जो है वो एडियाबैटिक वॉल लगा दी। एडियाबैटिक वॉल का डिजाइन क्या है? इस तरह से जो वॉल मैं बनाता हूँ वो कौन सी वॉल को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा एडियाबैटिक वॉल को, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब ए और बी के बीच में कौन सी वॉल लगा दी गई है? इनके बीच में हमने कौन सी वॉल लगा दी है? कंडक्टिंग वॉल लगा दी है। एक मेटल की प्लेट रख दी जिससे कंडक्शन होगा। सो दिस इज द कंडक्टिंग वॉल। इन वॉल्स को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री है, इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो यही तो फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि अगर सिस्टम ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये श्योर है कि ए और बी एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में आया, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में आया हीट एक्सचेंज करने के कारण, और लास्ट में जाकर के अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और सी बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो सिंपल सी बात है कि ए और बी इन दोनों के टेम्परेचर भी आपको सेम मिलेंगे। सो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ से क्या पता लग रहा है? तो आंसर है हीट का ट्रांसफर पता लग रहा है ना। हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? पहले इसका टेम्परेचर कितना था? इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। इसका टेम्परेचर कितना था? इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। और ये जो सिस्टम बी है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। तो एनर्जी 100 डिग्री से 40 डिग्री की तरफ जा रही थी। इसका टेम्परेचर कम हो रहा था, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था।
इसी तरह से एनर्जी इस सिस्टम से इस सिस्टम में आ रही थी और यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, और ये ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक कि कौन सी कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक कि कौन सी कंडीशन नहीं आ जाती, तो आंसर है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, इसका टेम्परेचर कम होकर के 50 हो जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के 50 हो जाता है, ये यहाँ से हीट इसमें ट्रांसफर करता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के 50 हो जाता है। तो जब तीनों के टेम्परेचर सेम हो चुके हैं तो ए से सी में या सी से बी में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। और फिर हमने वॉल्स को एक्सचेंज करके भी देख लिया, यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल लगा दी, देखा इसमें भी कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना इसका टेम्परेचर बदल रहा है ना इसका टेम्परेचर बदल रहा है, बिकॉज बोथ आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है, ये बताती है हीट ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर विल बी फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। सेकंड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रही है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताती है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, कि जब हीट ट्रांसफर रुक जाता है, सो इट इज एक्सप्लेनिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसमें दो स्टेटमेंट आएंगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। दोनों के मीनिंग में आपको बताऊंगा कि ऑन द सिस्टम कब यूज करनी है स्टेटमेंट, और बाय द सिस्टम कब यूज करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क के फॉर्मूला को कन्वर्ट करेंगे एक्सपेंशन के साथ, या कंप्रेशन के फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे ताकि वर्क डन कैलकुलेट कर सके। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही कैलकुलेशन चलेगी। जो भी हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस इस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अलग अलग सिस्टम्स के लिए, उन सब में किसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आंसर है उन सब में वर्क डन की कैलकुलेशन करनी होगी। So work done by a thermodynamical system, work done by a thermodynamical system। देखिए सिस्टम कितना वर्क डन करेगा, इसके लिए एग्जांपल देखिए क्या है। ये मेरे पास एक पिस्टन है जिसकी कंडक्टिंग वॉल्स है ताकि हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सके। अभी ये पिस्टन इस पोजीशन पर था, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और हमने इस पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है, ये फ्रीली अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब फ्री एक्सपेंशन दिखाएगा, और ये पिस्टन यहां से इस पोजीशन तक जा रहा है, दिस इज द सेकंड पोजीशन, और इस पोजीशन पे ये आ चुके हैं, इट इज मूविंग अपवर्ड्स। अगर ये ऊपर की तरफ ऐसा अपवर्ड मूव कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द पिस्टन। ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एक्स से लिखता हूँ, डेल्टा एक्स, ओके। और ये जो पिस्टन होगा इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई आर स्क्वायर से बता सकते हैं, सिलेंडर का जो बॉटम होगा या उसका जो एरिया होगा वो हम लोग पाई आर स्क्वायर से लिखते हैं। तो दिस सिलेंडर इज हैविंग एरिया ए, इसका एरिया ए है। इसके बाद में हमने इसमें कुछ गैस फिल कर रखी है, अब उस गैस को क्या करना है, हीटअप करना है, एनर्जी देनी है। एनर्जी देने से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये पिस्टन फ्री है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, और कैसा क्या करेगा, एक्सपेंशन दिखाएगा। सो वी आर क्रिएटिंग द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और ये किसका एग्जांपल है, तो आंसर है ये है एक्सपेंशन का एग्जांपल,
थर्मल एक्सपेंशन, हीट एनर्जी देने से गैस एक्सपेंड होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बर्नर लगाने वाले हैं, बर्नर लगा करके इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होगा, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होगा तो वो पहले से ज्यादा वेलोसिटी से जाकर के स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये पिस्टन पर कुछ फोर्स लगेगा, पर यूनिट एरिया में कुछ प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन के केस में पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे फिर से। अब जैसे इस केस में पार्टिकल ऐसा क्लोजली स्पेस थे तो इनके कोलिजन्स के कारण कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा था। जब ये गैस ऐसा एक्सपेंड हो चुकी है तो पार्टिकल लूजली स्पेस्ड हो चुके हैं, दूर दूर हो चुके हैं। अगर ये दूर दूर हो चुके हैं तो अब इनके रेट ऑफ कोलिजन, मतलब कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो चुकी होगी। तो अब ये फिर से क्या करेंगे, फिर से ये पहले जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे जो नॉर्मल कंडीशन में था, गर्म करने से पहले था जो। तो अगर आप फ्री एक्सपेंशन करवाते हो, गैस को फ्री छोड़ देते हो कि वो फ्रीली एक्सपेंड हो, अगर गैस फ्रीली एक्सपेंड होती है तो उस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हम लोग एक खुले बर्तन के अंदर पानी को गर्म करते हैं, वाटर को हीट अप करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग में जा सकते हैं, तो प्रेशर में क्या नहीं आएगा, फ्री एक्सपेंशन है, वो भी फ्री एक्सपेंशन है। तो उस केस में भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट है। उससे एटमॉस्फेयर के प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना सिस्टम के प्रेशर में चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। ये पिस्टन यहां से इस पोजीशन पे जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जा रहा है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। और पार्टिकल्स जाकर के कोलाइड कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं पिस्टन को, तो पिस्टन पर कुछ फोर्स लगाएंगे। लेकिन ये तो मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला है। इस केस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है, तो आंसर है कि आपको इसको क्या करना है, एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए इसका एक और तरीका सॉल्व करने का, वो तरीका भी आपको बता दूंगा। ये जो एरिया है डिवाइड में, इसको यहां लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, एंड डेल्टा एक्स इंटू ए लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने ए का, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फॉर्मूलाज देख लीजिए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है उसको प्रेशर बोला जाता है। इसके बाद में दिस इज द वॉल्यूम, और ये किसको बता रहा है, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को बता रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा एक्स इंटू ए से लिखते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है, डेल्टा वी। अब देखो ये वॉल्यूम कैसे बन गया, तो बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंसीडरेशन था, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी हाइट है, और ये इसकी ब्रेथ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। और ये जो हाइट है पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है क्या। तो जैसे जैसे ये हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और इसी हाइट को किससे लिखा गया, इसी हाइट को लिखा गया डेल्टा एक्स से। तो एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, और हाइट, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंटेनर की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में दिस विल बी डेल्टा एक्स। और कितनी हाइट चेंज हुई है, डेल्टा एक्स चेंज हुआ है। सो दिस इज एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोला जाता है। तो हम लोग डेल्टा एक्स इंटू ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो एरिया तो नहीं बदलेगा, पिस्टन ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, बस उसकी क्या इंक्रीज हो रही है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सिलेंडर का एरिया चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी हाइट चेंज होगी, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया की जगह प्रेशर लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन के लिए क्या नेसेसरी है, चेंज इन वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम चेंज हो रही है तब तक गैस वर्क डन कर रही है या हम गैस पर वर्क डन कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको बता देता हूं। अच्छा, अगर वॉल्यूम में चेंज ना हो तो
जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये क्लोज्ड कंटेनर है। अब मैं आपको स्पेशल केसेस बता रहा हूँ इसके। स्पेशल केस क्या है? फर्स्ट केस, व्हेन नो चेंज इन वॉल्यूम, और इसके ग्राफ भी बताऊंगा मैं आपको साथ साथ। उस ग्राफ को पीवी इंडिकेटर डायग्राम बोला जाता है। तो ग्राफ भी बनाते हैं इसमें, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग ग्राफ भी बनाएंगे। व्हेन नो चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा वी जीरो आएगा। डेल्टा वी जीरो आएगा तो वर्क डन कितना आएगा? पी डेल्टा वी होता है क्या? तो हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे कि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ, वॉल्यूम तो चेंज जीरो हो रही है, तो उस केस में वर्क डन भी जीरो आएगा। सो व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज जीरो। तो ना तो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है और ना सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है। अच्छा, ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? दैट वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम और सिस्टम इज डूइंग द वर्क। तो आंसर है ये सिस्टम इज डूइंग द वर्क का एग्जांपल है। इसमें ये पार्टिकल्स इस पिस्टन के साथ टकराते हैं और पिस्टन को अपवर्ड पुश करते हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल है गैस के वर्क डन का। ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है और पिस्टन को ऊपर लेकर के जा रहा है। जब हम कंप्रेशन करेंगे तो पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करेंगे। तो कंप्रेशन करने पर कौन वर्क डन करेगा? तो आंसर है सराउंडिंग वर्क डन करेगा। तो जब मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड ऐसा पुश करूंगा तो कंप्रेशन करूंगा, और कंप्रेशन में क्या होगा, क्या बोला जाएगा? द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, इसमें अब ये पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे उसको भी डिस्कस करना है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ये पहला केस हो गया, व्हेन नो चेंज इन वॉल्यूम देन देयर विल बी जीरो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन यही वाली ले लेते हैं, एक्सपेंशन वाली। सेकंड कंडीशन हमने ली है एक्सपेंशन की। अच्छा, इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ तो बनाया नहीं हमने। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज जीरो। इसका डायग्राम जो बनेगा, एक तरफ हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम को और एक एक्सिस पे लिखेंगे प्रेशर को। तो ये जो ग्राफ होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको पीवी इंडिकेटर डायग्राम बोला जाता है। इसको पीवी ग्राफ बोल सकते हो आप, या इसको आप इंडिकेटर डायग्राम बोल सकते हो, एक ही बात है। पीवी ग्राफ बोलें या इंडिकेटर डायग्राम बोलें। अब इस केस में क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा इसका, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसकी वॉल्यूम जितनी भी थी, फॉर एग्जांपल 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम थी, तो वो वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब ही रहेगी। क्या इंक्रीज होता जाएगा? प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसा कंटेनर था? क्लोज कंटेनर था। तो क्लोज कंटेनर हमने लिया, इसकी वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब थी, वॉल्यूम बदलने नहीं वाली है, एक्सपेंशन नहीं होगा इसमें, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जो हीट एनर्जी देंगे उससे क्या होगा? उससे प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होगा। अब ये हाई वेलोसिटी से जाकर के इसकी वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो वॉल्स पर पहले से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप इसको गर्म करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम किसी गैस को हीट अप करते हैं क्लोज कंटेनर में तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्या? पहले 1 एटीएम था, 2 एटीएम, 3 एटीएम, 5 एटीएम, 6 एटीएम। तो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या रह रही है? वॉल्यूम हर केस में 2 मीटर क्यूब है, सभी केसेस में 2 मीटर क्यूब है। सो दिस इज द पीवी डायग्राम और पीवी ग्राफ, और यू कैन से दैट इंडिकेटर डायग्राम ऑफ फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन का डायग्राम है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन में एक्सपेंशन के बारे में बताना है। तो एक्सपेंशन की मैंने क्या कंडीशन लिखी है? कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ये कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रेशर, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम। प्रेशर इसका 1 एटीएम था तो अभी भी 1 एटीएम है, और वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में गिवन है। सो दिस इज 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब। तो पहले वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी, ये ए पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट। और फिर बाद में वॉल्यूम कितनी होगी? 3 मीटर क्यूब होगी, दिस इज द बी पॉइंट। तो ये इसका ग्राफ आएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होती है? तो आंसर है प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होती है। ये भी आपको याद रखना है कि इंडिकेटर डायग्राम में अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी? तो आंसर है प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ बनाते हो जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है,
कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ बनाते हो जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन वो किसके पैरेलल होगा? तो आंसर है वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगा। ये प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, और ये वाला ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है। और इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? तो आंसर है इस एरो से पता लगेगा। अगर एरो ए से बी की तरफ जा रही है तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और अगर एरो को मैं इसका रिवर्स लगा दूं, अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, तो वो जो डायग्राम बनेगा वो किसके लिए होगा? वो होगा कंप्रेशन के लिए, वो होगा कंप्रेशन के लिए। तो कंप्रेशन के केस में ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा, एंड दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। अब हम इसको ए लिखेंगे और इसको बी लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से हो रही है। पहले वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब थी और अब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होने वाली है। तो कंप्रेशन का कैसे पता लगेगा? इसकी एरो से पता लगेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, एरो इस तरफ है। अगर एरो इस तरफ है तो वॉल्यूम इस तरफ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर एरो वॉल्यूम एक्सिस की तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम पहले 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये कंप्रेशन का ग्राफ है। एक्सपेंशन, कंप्रेशन किससे पता लग रहा है? एरो की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन से पता लगेगा कि ए से भी इस तरफ या ए से भी इसके अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब कौन से केस में पॉजिटिव वर्क डन है और कौन से केस में नेगेटिव वर्क डन है? तो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव वैल्यू। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आएगी? देख लो, 3 माइनस 1 करोगे, फाइनल वॉल्यूम है 3, इनिशियल वॉल्यूम थी 1, तो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, प्लस 2 आएगा। सो हेयर वर्क डन विल बी P डॉट डेल्टा V, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव वर्क डन के साथ याद रखनी है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, देन द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। इसके बाद में कंप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे? कंप्रेशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। देख लो, एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले वॉल्यूम 3 थी, अब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो चुकी है, तो फाइनल वॉल्यूम है 1, इनिशियल वॉल्यूम है 3, 1 माइनस 3 करोगे -2 आएगा। सो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव इन द केस ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन में यही तो होता है, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होती है। हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, ऐसा नीचे लेकर के आएंगे तो वॉल्यूम कम होती जाएगी। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चेंज का मतलब है वॉल्यूम कम हो रही है, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है। अगर डेल्टा भी नेगेटिव आ रहा है, सो देन वर्क डन विल आल्सो नेगेटिव। और वर्क डन के नेगेटिव होने का क्या मतलब है? वर्क डन के नेगेटिव होने का मतलब है दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और ये किसने किया? बाय सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे वर्क डन कर रही है और पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, एक्सपेंशन होता है, देन वी विल से दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तब ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ये गैस वर्क डन कर रही है। लेकिन जब हम इस पिस्टन को पकड़ करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में सडनली लेकर के आते हैं तो कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होती है। और जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन इज नेगेटिव एंड द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब बोला जाता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो मतलब नेगेटिव वर्क डन की बात की जा रही है। जब बोला जाता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम तब पॉजिटिव वर्क डन की बात की जाती है। ओके, सो दिस इज द वर्क डन। अभी इसमें एक और वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें क्या होगा? जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंजिंग होंगे, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही चेंजिंग होंगे। ओके, अब किसी को डाउट है तो पूछो।